नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ, और दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है अनुपात तथा समानुपात। और दोस्तों, आज की क्लास का, आज की वीडियो का हमारा पहला सवाल होगा 101वां सवाल। तो चलिए दोस्तों, आज इसी सवाल से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का जो अनुपात है दोस्तों वह 1:2:4 है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये दोस्तों बताना है। तो दोस्तों, एक घनाभ क्या होता है दोस्तों, जैसे एक माचिस होती है इस प्रकार से, है ना, ये क्या होता है, घनाभ होता है। ठीक है दोस्तों, घन और घनाभ जैसे ईंट कह सकते हैं दोस्तों, वो भी बस ईंट में आपको यहाँ पे गड्ढा दिखाई देगा, गड्ढा नहीं होता इसमें। नॉर्मल समझिए कि दोस्तों इसमें एक तीन चीज़ें हैं, तीन मेजरमेंट है, लंबाई है और चौड़ाई है और इसके अलावा क्या है दोस्तों, ऊंचाई है। इस तरीके से ये घनाभ होगा। अगर दोनों तीनों ही भुजाएं बराबर हो जाएं उसे हम घन बोलते हैं, और अगर अलग हो इस प्रकार की आकृति में 3D आकृति होती है, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है बोर्ड पे। तो दोस्तों ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीन भुजाएं हुई। और दोस्तों इसका आयतन कितना दिया गया है, 64,000 घन सेंटीमीटर ऐसा कहा है। और दोस्तों इसकी भुजाओं का जो अनुपात है 1:2:4 यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो लंबाई सबसे बड़ी होती है, चौड़ाई ऊंचाई, और दोस्तों यहाँ पे ये कम है, ये ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। तो दोस्तों कई बार आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कम ज़्यादा के हिसाब में मत पड़िए, आप निश्चिंत होकर के इन्हें सीक्वेंस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:4 है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे 4 बड़ा दिख रहा है, ये चौड़ाई ऊंचाई, दोस्तों L यहाँ लिखूँ, B यहाँ लिखूँ, तो फर्क तो कैलकुलेशन में पड़ेगा ही नहीं, तो क्यों आगे पीछे करें बेवजह, ऑर्डर नहीं बदलते। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। दोस्तों लंबाई है यहाँ पे 1 अनुपात में, और अगर इसको अलग करना हो अनुपात से तो दोस्तों इसमें x लगाना पड़ेगा, तो x की गुणा 1 में करेंगे तो x ही रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों चौड़ाई की मैं बात करूँ तो x लगा रहे हैं 2 के साथ, तो दोस्तों 2x हो जाएगा। और दोस्तों ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में ये वैल्यू रखनी है दोस्तों, और अनुपात में ये मान मैं नहीं रख सकता, और जहाँ पर भी प्रॉपर वैल्यू रखनी होती है वहाँ पे अनुपात के साथ हम x लगा लेते हैं। ये बहुत ही सामान्य नियम है दोस्तों। इसके अलावा आगे कहा, नहीं यहीं पे कहा है दोस्तों कि घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है। और दोस्तों हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन है दोस्तों वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों, ये बात हमें याद रखनी है कि आयतन जो होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दोस्तों वो क्या होगा, घनाभ का आयतन होगा। इस तरीके से घनाभ का आयतन आता है, ये फॉर्मूला में याद है। अब देखिए दोस्तों, लंबाई हमने फिलहाल क्या लिया है, x लिया है, चौड़ाई कितना लिया है 2x दोस्तों, और ऊंचाई कितना हुआ 4x। अब बताइए घनाभ का आयतन कितना है दोस्तों, 64,000 घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 64,000 लिख दिए। और इसके अलावा दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे 2 चौक 8 हुए, ये 8, चलिए 8 लिख लेते हैं, और x और x और x दोस्तों, x की गुणा अगर 3 बार करेंगे तो x की पावर 3 हुआ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कितना है, 64,000 है। अब बताइए जो 8 है गुणा का वो बटे में चला गया, दोस्तों काट दीजिएगा इसको, 8 8 64 और ये 3 0। इस तरीके से दोस्तों आप देखिए x की पावर 3 हुआ, और दोस्तों 8,000 है मतलब 20 की पावर 3 हुआ। ठीक, क्लियर। अब बताइए पावर से पावर हटा देते हैं, तो दोस्तों x बराबर कितना हुआ, 20 हुआ। ये दोस्तों हम x का मान निकाल चुके हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम अनुपात में x लगा के चलते हैं दोस्तों, तो हमारा टारगेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के केवल और केवल x का ही तो मान प्राप्त करना होता है। अब दोस्तों इन्हें कहा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों ये तो देखो, वैसे तो लंबाई हम लंबाई बोलते हैं, लेकिन बेसिकली आप देख सकते हैं कि x बड़ा है या 2x बड़ा है या 4x। तो दोस्तों यहाँ 4x सबसे बड़ा है। अब बताइए 4 गुणा x का मान जो आपने निकाला 20, और दोस्तों यहाँ रख दिया, तो 20 से कितना 80। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी भुजा होगी, बहुत ही स्पष्ट है। x का मान 20 सकती है, 20 होता 20 दूनी 40 होती है, 80 हुआ है। तो सबसे बड़ी भुजा दोस्तों 80 सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि ये सवाल जो है दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा। और किस तरीके से हम एक बार और देखते हैं दोस्तों। कहा गया था कि घनाभ का आयतन 64,000 है, इसके भुजाओं का अनुपात यहाँ पे 1:2:4 दिया गया। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमें यहाँ पे बतानी है दोस्तों। घनाभ कुछ इस तरीके का होता है, हमने समझा कि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई, और दोस्तों यही भुजाओं का अनुपात ये 1:2:4 है। और दोस्तों अनुपात को क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मूले में रखना था, इसलिए हमने इनके साथ x लगाया, x 2x और दोस्तों 4x। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पता है घनाभ का आयतन, और उसके लिए फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है।
और दोस्तों लंबाई x रख दिया, चौड़ाई 2x रख दिया, ऊंचाई 4x रख दिया और घनाभ का आयतन जो कि सवाल में दिया 64,000। दोस्तों कैलकुलेशन की उम्मीद है ये समझ में आई होगी। x का मान 20 निकाला और हमने समझा कि सबसे बड़ा h होगा क्योंकि वो 4x है, ये 2x और ये x है। दोस्तों ये सबसे बड़ा है तो 4 × 20 करके हमने 80 सेंटीमीटर यहाँ पे निकाल दिया। तो चलिए दोस्तों अब अगले सवाल पे चलेंगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और दोस्तों इसमें कुछ नया सा हमें सीखने को मिलेगा, या फिर दोस्तों अगर आपने फिजिक्स थोड़ा मतलब पढ़ा है अपनी स्तर पे जो भी, तो ऐसी चीज़ें अपने वहाँ पे भी ज़रूर देखी होंगी। तो देखिए दोस्तों वैसे ही कुछ है, यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मूला है वो खुद क्रिएट करना है। तो दिए गए शब्दों के आधार पर वो कैसे करते हैं ये आप समझिए, अब अगर आपको पहले से नहीं आता है और अगर आता है तो दोस्तों बड़ी ही सहजता से आप इसे कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या कहा है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। दोस्तों किसी पाइप में पानी के बहाव की दर। तो दोस्तों अगर कोई पाइप है आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ इसमें क्या है दोस्तों, पानी का फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, जो पानी का बहाव है दोस्तों, प्रवाह है, उसकी दर जो है पाइप की त्रिज्या के वर्ग के विलोमानुपाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा। दोस्तों 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के व्यास के पाइपों में बहाव की दरों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों एक सेकंड के लिए सवाल ऐसा लग सकता है कि बड़ा ही मुश्किल सा सवाल है और कैसे हम दर वगैरह कैसे बता सकते हैं मैथ्स के इस पोर्शन में, हमें तो ऐसा कोई फॉर्मूला पता भी नहीं। जबकि दोस्तों सारी चीज़ें इसमें बता दी गई है। इस लाइन यहाँ तक दोस्तों आप फॉर्मूला बना सकते हैं अगर आप इस लाइन को समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वैल्यू जो दी गई है इनकी सहायता से आप आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपके पास किताब है तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है मैंने वर्ग, जो कि किताब में दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है और वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप अगर सवाल मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन होता है वहाँ पे अगर देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दोस्तों वर्ग होना ही चाहिए और बिना वर्ग के यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसलिए आप समझ पाएंगे बहुत ही सहजता से कि यहाँ वर्ग मिसप्रिंट है दोस्तों। तो उम्मीद है ये बात तो आपको क्लियर है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं और सवाल को पढ़ेंगे दोबारा से एक बार। दोस्तों का किसी पाइप में पानी के बहाव की दर। तो दोस्तों देखिए हमने कहा कि पानी के बहाव की दर, दोस्तों ये पानी बह रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए फ्लो बोलते हैं ना दोस्तों, बहाव को फ्लो भी बोल देते हैं। तो फ्लो से एफ से अगर डिनोट करें तो दोस्तों मान लीजिए फ्लो है और एफ से मैं लिखूँ उसे, तो कि दर उस पाइप की त्रिज्या के वर्ग। दोस्तों ये आप समझ सकते हैं, मैंने जो आगे का मुंह है पाइप का वो एक वर्त बनाया है जिसमें त्रिज्या होती है जो आर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों त्रिज्या के वर्ग, तो त्रिज्या का वर्ग क्या होगा दोस्तों, आर स्क्वायर होगा के विलोमानुपाती। देखिए दोस्तों अगर अनुक्रमानुपाती होता ये निशान लगा के आप आर स्क्वायर ऊपर लिखते, अगर यहाँ पे दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता तो आप क्या लिखते, ऐसे लिखते कि बहाव जो है जो फ्लो है वो अनुक्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, विलोमानुपाती है, इसलिए दोस्तों आप आर स्क्वायर नहीं लिखोगे, ये क्या है, उल्टा है। तो दोस्तों उल्टे को आप कैसे लिखोगे, अगर सीधा था अनुक्रमानुपाती तो आप आर स्क्वायर लिख रहे होते। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1/r स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान रखें। तो त्रिज्या के क्या दोस्तों, वर्ग, तो आपने आर स्क्वायर लिखा, त्रिज्या का वर्ग हमने बताया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, विलोमानुपाती, जिसका मतलब ये होता है कि f अनुक्रमानुपाती का निशान है दोस्तों, प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों ये क्या हुआ, 1/r स्क्वायर हुआ है। ठीक है, उम्मीद है बात आपको आराम से समझ में आई। दोस्तों आगे कहा 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के व्यास। तो दोस्तों देखिए ये क्या होता है, केंद्र से लेके यहाँ परिधि तक की दूरी है दोस्तों त्रिज्या होती है। तो दोस्तों व्यास क्या होता है, पूरा यहाँ पे केंद्र से होती हुई ये त्रिज्या, मतलब जो व्यास है दोस्तों उसे मतलब इसे व्यास बोल सकते हैं आप। ठीक है, जीवा को, केंद्र से होते हुए जीवा को आप व्यास बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये क्या होती है, ये भी जीवा मतलब त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो दोस्तों ये क्या है, त्रिज्या की दुगुनी है। तो दोस्तों अगर किसी पाइप का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है और एक दूसरे का है कितना दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी, r1 कह लीजिए 1 हो गया ना, 2 का आधा, इसलिए 2/1 करके 2/2 करके दिखा देते हैं, आधी होगी ना दोस्तों तो 1 होगा। और इसी तरीके से दोस्तों इसकी त्रिज्या r2 यहाँ पे कितना है, 4 है, इसको आधा करेंगे तो दोस्तों 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। दोस्तों ये व्यास था, हमने इसको भी आधा करके बता दिया कि 1 हो जाएगा, वो 4 था उसको भी आधा कर लिया, 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, आप जो भी समझेंगे उसको आप हमेशा याद रखें इस प्रकार की सिचुएशन में दोस्तों, कि ये चिन्ह अगर हम हटाएं दोस्तों और इसके स्थान पे बराबर का लगाएं, तो दोस्तों हमें एक क्या लगाना है, एक कांस्टेंट लगाना होता है, एक नियतांक लगाना होता है दोस्तों, जिसे आप के लैम्डा वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं बटे आर स्क्वायर। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे r2 है, अगर सामान्य स्थिति होती दोस्तों तो कुछ इस तरीके से मानना होता है, पहला इस तरीका ये होता है। लेकिन आप समझ रहेंगे यहाँ पे तो एक ही r है जबकि आपके पास 2 r दिए गए हैं।
तो इसका मतलब दोस्तों आपको ये वाली कंडीशन नहीं लगानी है, इसका मतलब आपको दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है। दोस्तों दूसरा क्या होगा, यहाँ पे दो क्या है दोस्तों, पाइप हैं और उनमें क्या होंगी दोस्तों, दो बहाव होंगे और दोनों में ही त्रिज्या दी है। दोस्तों अगर पहले पाइप की बात करूँ तो मान लीजिए इसका फ्लो कितना है, F1 है, और दोस्तों दूसरे पाइप जो सामने से बनाया दोस्तों, मुंह बन है ना इनके, बस ऐसे मुंह बनाए हैं, तो इसमें फ्लो जो है दोस्तों F1 है और इसमें जो फ्लो है वो दोस्तों क्या है, F2 है। तो दोस्तों F1 क्या होगा, F1 इसकी त्रिज्या R1 का उल्टा होगा। तो दोस्तों वो कहाँ आएगा, F1 अगर ऊपर है तो R1 कहाँ आएगा, नीचे। F था तो नीचे R था। और दोस्तों अगर F2 अगर आप नीचे लिख देंगे तो दोस्तों R2 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और दोस्तों क्या लिखे हैं आप, बराबर लगा हुआ है। अब दोस्तों कोई कहे कि K नहीं लिया, तो मान लो अगर आप K ले लेते दोस्तों, R1 के लिए ऊपर आता, R2 के लिए नीचे आता। अच्छा दोस्तों एक चीज़ तो छूटी गई, इनका वर्ग करना। चलिए दोस्तों ये कर लिया है और दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो नियतांक है दोस्तों वो कैंसिल हो जाता है जब 2 लिखते हैं आप, तो ये लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई कि जैसे F1 जो है त्रिज्या का क्या था दोस्तों, उल्टा, ये F यहाँ है तो R यहाँ है, F1 यहाँ है तो R1 यहाँ होगा, F2 यहाँ है तो R2 यहाँ होगा। दोनों का क्या लगाया दोस्तों, वर्ग लगाया हुआ है। ठीक है, ये 1 2 तो आप समझ में आए होगा कि ये क्यों लिखे हैं, ये तो पहले इसका पाइप का ही त्रिज्या और ये दोस्तों दूसरे की है, और वर्ग है इसलिए हमने दोनों पे पावर लगाई है। अब दोस्तों चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये पावर जो है होल स्क्वायर में इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, बाहों की दरों का अनुपात। तो एक का बाहु होगी F1, एक की होगी F2, और यहाँ पे हम मान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों F1 बटे कितना, F2, और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखने वाले आप, R2, यानी कि दोस्तों कितना 2, और बटे में दोस्तों कितना 1 का वर्ग। और दोस्तों 2 का वर्ग 4 होता है और 1 का वर्ग 1, और दोस्तों इसे आप लिख सकते हैं 4:1। अब देखिए दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की आपको ये चीज़ समझ में आए, कुछ नया था इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेस करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो दोस्तों देखो एक ही सेकंड में इसका आंसर बता सकता था कि दोस्तों ये क्या है, व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1, इसकी कितनी हो जाएगी 2। ऐसा याद रहता है जब चीज़ें पता होती हैं पहले से, जब पहले से नहीं पता होती तो हर चीज़ को समझना होता है। तो दोस्तों 1 हुआ और ये कितना 2, और दोस्तों कहा कि वर्ग के विलोमानुपाती, तो उल्टा होगा। तो दोस्तों वर्ग होगा तो 2 का वर्ग कितना 4, तो देखिए 4 उल्टा, मतलब ये पीछे था ना, ये आगे लिख दीजिए, और ये 1 है तो उधर दूसरी तरफ लिख दीजिए, 1 का वर्ग 1 हुआ, तो आंसर 4:1 हो गया। दोस्तों अगर पता होता है तो यहीं पे सारी चीज़ें निमट सकती हैं। अदरवाइज मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई जरूर होंगी। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इसमें भी कुछ पिछली जैसी ही बात है, और देखते हैं दोस्तों ये किस तरीके से होगा। देखिए दिया है कि y दोस्तों यहाँ कोमा है x+3 के समानुपाती है। तो दोस्तों विलोमानुपाती तो नहीं है, समानुपाती है। दोस्तों मैं कह रहा था अनुक्रमानुपाती, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा शब्द है समानुपाती। तो दोस्तों क्या इसका मतलब उल्टा होता है, नहीं दोस्तों, इसका मतलब भी अनुक्रमानुपाती, यानी कि सीधा ही संबंध है। यानी कि दोस्तों y समानुपाती का मतलब है इसका सीधा संबंध है किससे, x+3 से। तो अगर सीधा संबंध है तो सीधे लिखेंगे, और दोस्तों अगर उल्टा होता विलोमानुपाती तो यहाँ पे 1/x+3 लिखते, 1 के बटे में इसको लिख रहे होते हैं। तो दोस्तों x बराबर 1 और पर y बराबर 8 है। दोस्तों एक स्थिति दे दी गई कि जब x का मान 1 हो तब y का मान 8 होगा, ऐसा बताया है। और दोस्तों कहा जब x बराबर 2 हो तब y क्या होगा, ये बताना है। तो दोस्तों x का बराबर 1 होने पे y का मान 8 होगा, ऐसा बता दिया गया है। लेकिन इन्हें कहा कि अगर 2 हो तो y कितना होगा। दोस्तों ऐसा ना सोचे 1 है तो 8 होगा, तो 2 है तो 16 होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिसाब कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है कि y जो है अनुक्रमानुपाती है किसके दोस्तों, x+3 के। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 माननी है कि y1 और y2 करना पड़े। तो सिंगल पे पहली दफ़ा हम सोचते हैं, और वो क्या है दोस्तों कि अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं और दोस्तों बराबर लगाएं इसके स्थान पे, तो एक निश्चित वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम k यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, हम लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, इसे अनुक्रमानुपाती स्थिरांक भी कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने यहाँ k लगाया। दोस्तों 2 की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे y1/y2 लिखो, अदरवाइज k कट जाता या, और यहाँ पे y1/y2 यहाँ पे x1+3/x2+3 हो रहा होता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया हमने। अब देखिए दोस्तों ज़रा ध्यान से समझें। अब यहाँ पे इन्होंने कहा जब x बराबर 1 हो, तो दोस्तों क्या कहा, देखिए वो वाली स्थिति ले लीजिए कि जब x बराबर 1 हो तब y बराबर क्या होगा, 8 होगा। अब दोस्तों जब ऐसा इन्होंने दे दिया तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों x का मान यहाँ रख देंगे और y का मान यहाँ पे, और दोस्तों इसमें क्या बचेगा, केवल k बचेगा, और इसे सोल्व करते ही हमारे पास k का मान आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, दोस्तों हम इसमें इस वाली इक्वेशन हम k का मान वापस रखेंगे। इससे दोस्तों यहाँ पे y होगा और यहाँ x होगा, और k का मान किसी संख्या में रखा होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम x का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान पूरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये बात समझ में आई। तो दोस्तों ये जो कंडीशन दी है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम इसे पता था कि अगर हम बिल्कुल बेसिक पे जाकर करेंगे दोस्तों इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी,
है ना। तो दोस्तों इसलिए उसने पहले दे दिया कि उसे पता था कि के का मान निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक्स का और वाई का एक प्रॉपर मान चाहिएगा। तो दोस्तों ये मान दे दिए हैं और उसके बाद एक्स का मान 2 देके वाई का मान क्या होगा ऐसा पूछ लिया है। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों y का मान क्या रखना है, हमें 8 रखना है। दोस्तों यहाँ k का तो मान हमें पता ही चल जाए ताकि हमें x का मान y का मान निकालने में सुविधा हो सके, इसलिए दोस्तों यहाँ पे k बचा लिखा। तो 8 हो गया दोस्तों, यहाँ पे y के स्थान पे 8 लिख दिया और दोस्तों ये k है और यहाँ पे x के स्थान पे हम 1 लिखेंगे प्लस दोस्तों कितना 3। अब देखिए दोस्तों ये कितना है 8 है और दोस्तों ये 3 और 1 4 जो कि ब्रैकेट है इसलिए गुणा में माने जाएंगे और दोस्तों ये कितना 4 के। अब देखिए दोस्तों उम्मीद है के का मान आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकलेगा, ये गुणा वाला 4 बटे में आ जाएगा और दोस्तों इसे काट देगा। तो दोस्तों 4 दूनी 8। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई कि के का मान कितना हुआ 2। इस तरीके से दोस्तों हमने के का मान निकाल लिया जो कि एक स्थिरांक था जो कि हमने यहाँ पे लिया था अनुक्रमानुपाती के स्थान पे। तो दोस्तों इसका मान हमें पता लग गया है। इसका मतलब इस वाली समीकरण को आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि वाई यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाई बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे के स्थान पे 2, उसका मान निकल गया है, यहाँ पे एक्स प्लस 3। तो दोस्तों x प्लस 3। अब दोस्तों सवाल में क्या कहा था कि जब x का मान 2 हो तो y का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब x बराबर अपने 2 रखा, यहाँ पे अगर आप 2 रख दें तो दोस्तों y का मान क्या आएगा देखते हैं। दोस्तों ये y हुआ, ये 2 और दोस्तों यहाँ पे आप 2 रख दीजिए और दोस्तों ये कितना 3। देखिए 3 और 2 5 और 5 दूनी दोस्तों कितने 10। तो दोस्तों इस तरीके से y का मान कितना है 10 आया जब x का मान कितना रखा था आपने 2 रखा था। 2 रखने पे दोस्तों 2 और 3 5 हुए और 5 गुना 2 दोस्तों कितना हुआ 10। तो उम्मीद है दोस्तों पहले कैसे हमने k निकाला और k को वापस वहाँ पे रख के x का मान रख के हमने y का मान निकाल दिया। ये बात आपको समझ में आई है दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर क्या है b है। तो चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और दोस्तों ये बड़ा आसान सवाल है और ऐसा सवाल आपने किया है, बस थोड़ा सा जो डाटा है दोस्तों थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। दोस्तों देखिए कहा है कि एक मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात दोस्तों कितना बताया है 5:2 बताया है। दोस्तों तांबे तथा जस्ते का अनुपात, तांबे और जस्ते का अनुपात दोस्तों कितना बताया गया है 5:2। दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से। और देखिए दोस्तों आगे कहा कि 17 किलो और 500 ग्राम दोस्तों मिश्रण में अगर 1.50 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में तांबा तथा जस्ते का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपके पास एक मिश्रण है, ठीक है, जो कितना है दोस्तों 17 किलो 500 ग्राम। अब दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आती है कि आप इसे 17,000 ग्राम समझ सकते हैं और 17,000 और 500 दोस्तों ये 17,500 ग्राम हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि दोस्तों 1 किलोग्राम में कितना है 1000 ग्राम है, कितना है दोस्तों 1000 ग्राम है। तो 17 किलोग्राम में कितने होंगे 17,000 ग्राम, 17,000 ग्राम ये और 500 ये। तो दोस्तों हमने केवल और केवल इसी सारे डाटा को किस में लिखा ग्राम में लिखा ताकि ऐसी कोई समस्या ना हो दोस्तों जिससे हमें कैलकुलेशन में समस्या का सामना करना पड़े। अब देखिए दोस्तों कहा 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए। तो दोस्तों आप इसे भी थोड़ा ग्राम में ही लिख लें और दोस्तों जैसे आपको पता है कि 1000 से इसमें गुणा करके आप इसे इस तरीके से बदल सकेंगे। जैसे 17 को आपने मैंने दिखाया नहीं लेकिन आप समझे होंगे कि 1 किलोग्राम अगर 1000 है तो 17 को 1000 से गुणा करके मैंने 17,000 लिखा और दोस्तों 500 जोड़ के 17,500 मैंने सीधे लिख दिया यहाँ पे। और दोस्तों इसी तरीके से 1.250 चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे। तो 1.250 और दोस्तों पॉइंट हटाइए 1000 नीचे आ जाएगा इतने किलो और दोस्तों आप इसे ग्राम में बदल रहे हैं तो 1000 से गुणा कर रहे हैं और दोस्तों ये 1000 कट गया और दोस्तों ये सीधे सीधे भी समझा जा सकता है कि ये कितना हुआ 1250 ग्राम। खैर दोस्तों आप समझिए ये क्या है मिश्रण है जिसमें तांबा भी है और क्या है दोस्तों जस्ता भी है, वो इतना है। उसके बाद आप उसमें जस्ता मिलाने वाले हैं 1250 ग्राम और ये सारी चीज़ें ग्राम में कर लिया। अब ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में, उसके बाद अनुपात बताना है। अनुपात की कोई यूनिट है यानी कि इनका मात्रक नहीं होता दोस्तों, तो अब ग्राम या किलोग्राम का कोई फर्क यहाँ पे आगे नहीं पड़ेगा, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहे। और देखिए दोस्तों तांबा है, तांबे का अनुपात कितना दिया है दोस्तों 5 और बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे अनुपात की योग और 5 और 2 जोड़ के कितना होता है दोस्तों 7। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे तांबा पता कर रहे हैं और टोटल मिश्रण दोस्तों कितना है जिसमें तांबा ढूंढ रहे हैं हम 17,500 ग्राम हो गया दोस्तों। अब देखिए 7 से काट दीजिए दोस्तों, 7 दूनी 14 7 पंजे 35 और इस तरीके से 2 जीरो और 25 पंजे 125। तो दोस्तों 12,500 ग्राम तो क्या हुआ तांबा हुआ। अब देखिए बाकी बचा हुआ क्या होगा दोस्तों जस्ता होगा, लेकिन आप लिख लीजिए कि उसका जस्ते के लिए आप अनुपात क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बटे में अनुपात के 5 और 2 दोस्तों कितना 7 लिखने वाले हैं यहाँ की तरह और दोस्तों गुणा में वही आएगा 17,500 और दोस्तों काटेंगे तो वही कटेगा दोस्तों 2500 ही कि 17 दूनी 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 25 दूनी 50 दोस्तों। तो कितना हुआ 500
5000 दोस्तों, 5000 ग्राम हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको पता लगा कि तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 था, तो मिश्रण कितना था दोस्तों 17,500 ग्राम, जिसमें दोस्तों आपको कई बार ये चीज़ें सीखी हैं तो बड़ी सहजता से आपने निकाल लिया। 12,500 ग्राम ये और दोस्तों 500 ग्राम भी। आगे दोस्तों कहा कि इतना जस्ता मिला दिया जाए। 1.25 किलोग्राम का मतलब आपने पहले ही सोल्व कर लिया है दोस्तों कि वो 1250 ग्राम है। तो दो नए मिश्रण में तांबा तथा जस्ता क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक पुराना मिश्रण है जिसमें तांबा ये आया और जस्ता ये आया। जैसे ही आप इसमें 1250 ग्राम क्या मिलाएंगे दोस्तों, जस्ता मिलाएंगे, तो दोस्तों तांबा तो जो का तो रहेगा 12,500 ही, और लेकिन तांबा कितना हो जाएगा 0, 5, 2 और दोस्तों कितना 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप जरा ये 0 काट लीजिए और दोस्तों 625 है और 625 से एक बार कटा और 625 से ये 2 बार जाएगा। दोस्तों 625 दूनी 1250 होंगे, तो दोस्तों यहाँ 2 बचा है और दोस्तों वहाँ पे क्या बचा 1। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई। 12,500 और 6,250 दोस्तों ये अगर एक बार कटा तो ये 2 बार। तो दोस्तों हमारा नया अनुपात जो आया है वो कितना आया है 2:1, जो कि कहाँ है दोस्तों बी ऑप्शन में। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 105वां सवाल है। इसमें कहा है कि सोने तथा तांबे के दो मिश्रणों ए तथा बी में ये धातुएं क्रम से 7:2, 7:11 है। दोस्तों सोने तथा तांबे के दो मिश्रण हैं, एक ए एक बी। दोस्तों एक मिश्रण तो आपके पास है ए और एक मिश्रण है दोस्तों बी, और ये किस किस चीज़ के मिश्रण है दोस्तों, सोने तथा तांबे के। इस तरीके से दोस्तों इसे लिख रहे हैं, सोने के और क्या दोस्तों तांबे के, है ना। सोने तथा तांबे के दो मिश्रण, एक ए और एक बी। एक मिश्रण एक ए और एक बी हुआ। ये धातुएं क्रम से यानी कि सोना और तांबे दोस्तों 7:2 में है। यानी कि ए की बात करें तो इसमें सोना अगर 7 यूनिट है तो दोस्तों तांबा कितना है, इसमें 2 यूनिट है। तथा दोस्तों दूसरे में 7:11, इसका मतलब अगर इसमें सोना 7 यूनिट है तो दोस्तों तांबा कितना है 11 यूनिट है। दोस्तों आगे कहा कि दोनों मिश्रणों की बराबर बराबर, दोस्तों मिश्रणों की क्या बराबर बराबर, अब बराबर समझते ही हैं बहुत अच्छे से, मात्रा को मिला के जितना ये उतना ही दोस्तों ये को मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया। एक तीसरा मिश्रण यहाँ पे कहा है दोस्तों सी बनाया गया। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों बड़ी ही सहजता से आप बता सकते हैं अगर आपने इस लाइन पर गौर किया है, दोनों मिश्रणों की बराबर बराबर मात्रा। अब देखिए दोस्तों इसमें सोना 7 यूनिट है तो इसमें तांबा दोस्तों कितना है 2 यूनिट है। अगर आप इन्हें मिलाएं तो कुल यूनिट कितने बैठते हैं 9 यूनिट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सोना 7 यूनिट है और तांबा वहीं 11 यूनिट। दोस्तों अगर मिलाएं तो दोस्तों कितने बैठते हैं 18 यूनिट। तो दोस्तों अगर जोकर तो अगर आप इन्हें इसी स्थिति में मिला दें तो क्या दोस्तों इनकी मात्रा बराबर होगी, दोनों मिश्रणों की बराबर बराबर मात्रा। दोस्तों ये तो 9 यूनिट हुआ, कुल 7 सोना और 2 तांबा, 9 यूनिट बैठा इसका अनुपात। जबकि दोस्तों बी में 7 और 11 18 यूनिट बैठा है। अगर आप इन्हें ऐसे ही जोड़ दें, 7 और 7 14 सोने की यूनिट बतावे, 11 और 2 13 तांबे की यूनिट बतावे, तो दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि सरासर गलत होगा, क्योंकि बराबर बराबर का है। दोस्तों इसमें टोटल 9 यूनिट बैठी, इसमें 18 बैठी। दोस्तों ये बराबर हो जाना चाहिए, और आपको पता है कि 9 और 18 को दोनों का एलसीएम 18 बैठेगा, इसलिए इस 9 को दोस्तों आप आसानी से 2 से गुणा करके क्या बना सकते हैं दोस्तों, है ना, 18 बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों नियम क्या कहता है कि इस 2 की गुणा अगर हम 9, तो समझे कि ये बराबर होना चाहिए। लेकिन कब दोस्तों, जब 2 की गुणा इसमें भी कर लें इसमें भी कर लें उसके बाद। अब देखिए दोस्तों इस ए को यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए नीचे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 की गुणा करेंगे, 2 सते 14 हो गया दोस्तों, और दोस्तों 2 दूनी 4। उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही है। 18 यूनिट। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाले को भूल जाइए, मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। दोस्तों बस इतना फ़र्क किया है क्योंकि यहाँ पे यूनिट इक्वल नहीं बैठ रहे थे, तो 2 से गुणा करके मैंने बस नीचे लिख दिया है। अब दोस्तों बी को दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने इसी के नीचे यहाँ पे लिखा। अब देखिए दोस्तों 7 और 11 18 यूनिट इसके बैठ गई, 14 और 4 दोस्तों 18 यूनिट ये हुए। क्या इनकी मात्रा बराबर है, दोनों मिश्रणों की बराबर बराबर मात्रा। क्या दोस्तों इसके भी 18 यूनिट है, इसके भी 18 है, बिल्कुल है दोस्तों। अब अगर इन्हें इसके भी 18 यूनिट इसके भी 18 यूनिट जोड़ें दोस्तों, तो कितना होगा, 7 इसमें सोना है और 14 इसमें सोना है दोस्तों, टोटल सोना कितना बैठा है 21 दोस्तों। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे तांबा 11 है, जबकि यहाँ कितना है 4 है, तो दोस्तों इस तरीके से कितना होगा 15 दोस्तों, बराबर हो गया ना। ये 36 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप ये समझना है कि ये आपको बराबर करने थे दोस्तों, आपने कर लिया क्योंकि सवाल में ऐसी ही कंडीशन थी। अब इसका मतलब जो नया मिश्रण बनेगा आपके पास सी, उसमें अगर 21 यूनिट सोने के होंगे दोस्तों, 15 यूनिट किसके होंगे, तांबे के। आप इसे काट सकते हैं तो काट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अनुपात को सबसे सरल रूप में लाना होता है दोस्तों। 3 से काट दे तो 3 सते 21, और 3 से काट दे दोस्तों 3 पंजे 15। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आया है यहाँ पे 7 अनुपात कितना दोस्तों 5, जो कि कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन सी में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बड़ा ही आसान लगा होगा, कुछ भी नहीं करना था। 7 और 2 देखे दोस्तों 9,
7 और 11 देखिए दोस्तों 18, ये 9 को बराबर होना चाहिए, इसलिए 9 में दोस्तों 2 से गुणा कर दी, यहाँ लिख दिया 14 और 4 जोड़े 21, 2 जोड़े 15, काट दे दोस्तों 7:5, कितना सरल है। आंसर क्या दोस्तों? सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल आपके सामने है दोस्तों। इसमें कहा गया है एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। दोस्तों कितना बताया? 4:3 में। लिख लेते हैं दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में बताए हैं दोस्तों? यहाँ पे 4:3 में बताए हैं। अब देखिए, इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल दिया दोस्तों। क्या डाला? ये जो मिश्रण है दोस्तों, इसमें क्या डाला गया है? पानी डाला गया है। दोस्तों ऐसे सवाल में अगर आपको ध्यान आया, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि दोस्तों दूध नहीं डाला है, केवल पानी डाला गया है। तो इसलिए दोस्तों जो भी परिवर्तन हो वो किसकी मात्रा में होगा? पानी की मात्रा में। तो दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे कहा दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। अब जैसे ही दोस्तों इन्होंने दूध का अनुपात बदला हुआ दिखाया, हमारे बात दिमाग में फिर से वही बात खटक गई जो भी हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं एक बार, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो दूध की मात्रा बतानी एक्चुअल में। तो दोस्तों दूध और पानी का अनुपात कितना था? 4:3। जब आपने 6 लीटर पानी बढ़ाया, ठीक है, हम समझते हैं कि ये बढ़े जाना चाहिए क्योंकि पानी आपने बढ़ा है, लेकिन दोस्तों दूध क्यों बढ़ा? दोस्तों दूध तो नहीं बढ़ना चाहिए था, यानी कि दूध वाले जो वैल्यूज़ हैं उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस वाले मिश्रण में पहले में और जो नया मिश्रण है 6 लीटर पानी मिलाने के बाद, इसमें दूध तो में तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो दूध को निकाला ही गया है ना ही डाला ही गया है। दोस्तों यही हमारा बेसिक तरीका है सवाल को करने का, और अप्रोच यही है हमारी कि हम यही समझना चाहते हैं कि दरअसल ये बदलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि हमारे हिसाब से ये 8 ही यहाँ पे हो तो 8 ही यहाँ पे हो दोस्तों। अगर यहाँ 4 होते यहाँ 8 होता तो हम यहाँ गुणा कर लेते, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है दोस्तों। 4 को 8 बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए 2 से गुणा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 2 चौक 8 कर लिया, और दोस्तों 2 तिये 6, आपको पता है कि दोनों में ही गुणा होती है। अब 8:7। अब दोस्तों ये परिवर्तन करने के बाद हम इस पर विचार ही नहीं करते, अब केवल इस पर विचार करेंगे कि दोस्तों दरअसल दूध और पानी का अनुपात दोस्तों कितना था? 8:6, जिसको और सरल रूप के लिए दोस्तों 4:3 बनाया गया था। और दोस्तों क्या 6 लीटर पानी डालने के का 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात दोस्तों 8:7 हो जाता है। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देखिए दोस्तों हमने कहा ना कि दूध समान होना चाहिए, क्योंकि पानी डाला गया। क्या डाला गया? 6 लीटर पानी। अब देखिए दोस्तों दूध यहाँ पे समान है, ये हमने कर लिया है। अब बताइए 6 और 7 में कितना परिवर्तन है? 1 यूनिट का परिवर्तन है दोस्तों। कितना? 1 यूनिट का। अरे ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे 6 लीटर पानी डाला गया है, तो पानी में 1 लीटर यानी कि 1 अनुपात का जो परिवर्तन दोस्तों 1:1 यूनिट का दोस्तों वो 6 लीटर की वजह से है। यानी कि इस सवाल में 1 अनुपात अर्थात 1 यूनिट 6 लीटर के बराबर है दोस्तों। कहा मूल मिश्रण में दूध बताओ कितना है? दूध बताओ दोस्तों कितना है? दूध 8 है दोस्तों। 8 बता दो कितना है, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 छंग 48 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 8 गुणा 6 है ना, तो 6 अट्ठे कितने? 48 लीटर। तो देखिए दोस्तों कितना सरल था, है ना। आप इसे मुंह जबान नहीं कर सकते थे कि यहाँ 4 है यहाँ 8, ये समान होना चाहिए, तो 2 से गुणा कर ली। 2 चौका 8, तो दोस्तों 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पे कितना परिवर्तन? 1 का। क्यों? क्योंकि 6 लीटर पानी मिला है, इसका मतलब 1:6 हुए दोस्तों। 8 कितना होगा? 48 होगा। हो गया सवाल। आंसर कितना है दोस्तों? डी है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 तथा 1/4 दूध भरा है। इन्हें पानी से भर दिया गया है। दोनों के मिश्रणों को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बटे की जो संख्या है इनका मतलब समझ लेते हैं थोड़ा दोस्तों। अब अच्छा ये जैसे ये एक कोई भी चीज़ आप मान लीजिए, है ना, रोटी मान लीजिए, कुछ भी एक है दोस्तों, है ना। अगर आप इसे 2 भागों में बांट दें दोस्तों, आप इसे क्या कहोगे? 1/2 1/2 है ना, कि दोस्तों एक में से कितना हो गए? 2 हो गए दोस्तों। इतने हिस्से को क्या बोलोगे? 1/2, यानी कि 2 भाग हुए थे उनमें से ये 1 है। ये दोस्तों इस तरीके से आप इसके 3 बराबर भाग करिए और 1 को क्या बोलेंगे आप? 1/3। कुछ समझ में आ रहा है आपको ये? तो दोस्तों क्या 3 में अगर इतने भाग को हम कहें तो दोस्तों ये क्या है? 3/1, यानी कि टोटल 3 भाग थे, उनमें से 1 ये है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको कि जो नीचे संख्या होती है वो टोटल भाग होते हैं किसी चीज़ के। इस तरीके से आप ये बात समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं एक बार, ये जो छोटी सी बात हमने यहाँ पे समझी थी अभी। दोस्तों क्या कहा? 2 बराबर गिलासों में से क्रम से 1/3 1/4 दूध भरा है। दोस्तों बराबर गिलास है, एक गिलास ये मान लीजिए। चलिए अगर साइज में थोड़ा बहुत दोस्तों अंतर आ जाए दोस्तों, हम ये रफ ड्राइंग है ये आप समझ ही रहे हैं।
इसे समझेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चित्र की कमी है, अदरवाइज यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 बराबर गिलासों में क्रम से 1/3 और 1/4 दूध भरा है। दोस्तों 1/3 का मतलब क्या हो कि इस गिलास के अगर मैं कितने हिस्से कर दूं, 3 इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो दोस्तों एक हिस्से में, है ना, तो दोस्तों एक हिस्से में क्या भरा है, दूध भरा है। इसका मतलब यही हुआ ना 1/3 का। अगर 3 हिस्से कर दिए जाए बराबर बराबर, तो दोस्तों एक हिस्से में क्या भरा है, दूध भरा है। दोस्तों इसे कहेंगे 1/3 हिस्सा, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या है, 1/4, यानी कि दोस्तों इस वाले गिलास में जो कि इसी के बराबर है, इसके 4 हिस्से किए जाएं, 1 2, चलिए दोस्तों सही से कर लेते हैं थोड़ा, 1 2 3 4 ऐसा मान लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर 1/4 की बात करें तो 4 हिस्सों में से एक हिस्से में क्या भरा है, दूध भरा है। समझ पा रहे हैं आप। अगर टोटल हिस्से कितने हैं, 3 हैं, तो दोस्तों 1/3 का मतलब क्या है वो कि एक हिस्से में दूध भरा है। बाकी के 2 हिस्सों में आपको क्या भरना पड़ेगा, दोनों के मिश्रणों को, अच्छा यहाँ था, इन्हें पानी से भर दिया गया। तो दोस्तों अगर देखिए हमने क्या था, 1/3 में हिस्से में क्या है, दूध भरा है। दोस्तों हमें समझ में आया, अगर 3 हिस्से कर दें तो उनमें 1/3 का मतलब है कि एक हिस्से में क्या भरा है, दूध। दोस्तों इतने में दूध हो गया, और बाकी क्या कहा, इन्हें पानी से भर दिया। तो इसके कितने हिस्सों में पानी आएगा दोस्तों, 2 हिस्सों में। तो दोस्तों अगर पहले गिलास की मैं बात करूं, पहले गिलास की, तो दोस्तों उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना बैठ रहा है, बताओ दोस्तों। दूध और पानी का अनुपात कितना बैठ रहा है दोस्तों, 3 में से 1 कितना हो गया आपका, दूध, और बाकी के 2 में कितना हो गया दोस्तों, पानी। दोस्तों ये तो मैंने चित्र से समझाया। अगर आप ये कहते हैं कि 1/3 हिस्सा क्या है, दूध है, तो बाकी का हिस्सा दोस्तों कितना होगा, 1 में से घटा दीजिए, 1 में से आप क्या करिए, 1/3 घटा दीजिए, 3 एकम 3, और 1 घटे तो दोस्तों कितना, 2/3। तो दोस्तों बाकी का 2/3 हिस्सा क्या होता है, पानी। 3 से 3 अनुपात में काट सकते हैं, अनुपात कितना बैठता है दोस्तों, 1:2। दोस्तों ये डायग्राम से समझा, ये कैलकुलेशन से कि दोस्तों 1/3 कितना था, दूध था, और दोस्तों 1/3 दूध को घटा लीजिए 1 में से, तो 1/3 घट के बचता है 2/3, और अगर 1/3 और 2/3 का अनुपात ले तो दोस्तों 1:2 आता है। दोस्तों जो भी चीज़ दिमाग में अच्छे से आए, क्योंकि दोस्तों उसी से आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्पज ये रहेगा कि दोस्तों जैसे आप ये देखें कि 1/3 दूध का है, तो आपको समझ में आए कि 3 में से 1 क्या है, दूध है, तो बाकी 2 क्या होगा दोस्तों, पानी होगा। तो अनुपात 1:2 होगा, आपको एकदम से समझ में आए। दोस्तों यहाँ कहे कि 1/4 क्या है दोस्तों, आपका दूध से भरा है, तो यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या है दोस्तों, 4 में से 1 क्या है दोस्तों, दूध है, और बाकी के 3 हिस्से क्या है, पानी। दोस्तों ये बात आपको अच्छे समझ में आए दोस्तों, यहाँ अगर 1 हिस्सा दूध है तो 3 हिस्से क्या है, पानी है। इस तरीके से चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो। उम्मीद है दोस्तों हो गई होगी। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कि रफ डायग्राम है, और इसके अलावा आप इसे 1 में से माइनस करें, या फिर मैंने आपको अभी समझाया कि दोस्तों ये जो नीचे होता है, नीचे की जो संख्या है, ये टोटल होता है, उसका कितने भाग किए गए हैं, 3 में से, और ऊपर है यानी कि इतना हिस्सा 1 दूध है, तो 3 में से 1 दूध है, तो बाकी 2 पानी। दोस्तों 1 दूध तो 2 पानी, और दोस्तों 1/4 का मतलब क्या है कि 4 में से 1 दूध है, तो बाकी 3 क्या है दोस्तों, पानी, यानी कि यहाँ पे 1:3 है। दोस्तों 1 और 2 जोड़ के कितने हुए, 3 हुआ ना, और 1 और 3 जोड़ के कितना हुआ, 4। ऐसा क्यों किया वो दोबारा देखते हैं। दोस्तों क्या कहा गया था कि 2 बराबर गिलासों में, यानी इस बात को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो हमने अभी क्या किया दोस्तों, इसमें अनुपात प्राप्त किया कि पहले गिलास में दरअसल इस तरीके से अगर 1/3 हिस्सा दूध होगा तो बाकी 2/3 पानी होगा, और अनुपात 1:2 होगा। जबकि दोस्तों दूसरे में अगर अनुपात की बात करें तो 1/4 के हिसाब से अगर एक हिस्सा दूध होगा तो 3 हिस्से क्या होंगे दोस्तों, पानी होंगे। अब दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि गिलास क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। दोस्तों 2 बराबर गिलास, अगर दोस्तों गिलास बराबर है तो उनमें दूध की मात्रा क्या होगी, बराबर। जबकि इन अनुपात को अगर जोड़ें तो दोस्तों 1 और 2 के हिसाब से यहाँ पे टोटल यूनिट कितनी बैठ रही है, 3। जबकि 1 और 3 के हिसाब से दोस्तों क्या बैठ रहे हैं, टोटल यूनिट 4। दोस्तों देखिए ये अनुपात तो हमेशा बरकरार रहता है। आप अगर इसमें गुणा भी कर ले, मान लो मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ दोस्तों, ठीक है, मान लो या 4 से गुणा कर दूँ, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो दोस्तों अगर इसे काटा जाए तो 1:2 ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ये गुणा वगैरह इसलिए की जाती है ताकि हमारी जो कंडीशन खराब है यहाँ पे, कि देखिए ये कह रहा है कि बराबर गिलास है, तो दोस्तों हम कह रहे हैं दूध की मात्रा भी समान। इसमें तो टोटल दूध बैठ रहा है दोस्तों, मतलब टोटल जो भी दोस्तों मिश्रण है दूध का और पानी का 3 यूनिट बैठ रहा है, जबकि इसमें 1 और 3 के हिसाब से मिश्रण 4 यूनिट बैठ रहा है। और अगर दोनों गिलास बराबर हैं तो उनमें मात्रा समान होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों हमारा यही उद्देश्य है कि दोस्तों यहाँ पे ये गड़बड़ है जो इसे सुधार दें हम, कि मात्राएं समान हो। अगर बराबर गिलास है तो मात्रा समान होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों गुणा करके इसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। दोस्तों देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अच्छा दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ 3 था, यहाँ 4 था। अगर यहाँ 4 से गुणा कर ले, यहाँ 3 से, तो 4 3 12 और 3 चौक 12 आराम से हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ 4 से और यहाँ पे 3 से गुणा की। देखिए दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूनी कितने 8। दोस्तों 3 एकम 3 और तो दोस्तों 3 3 कितने 9। अब देखिए दोस्तों
ये तो अब हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमने बदल लिया है, चीज़ों को सही कर लिया है। अब इस पे बात होगी। तो दोस्तों दूध और पानी की बात करें तो दोस्तों 4:8। अगर आप इसे सोल्व करें 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये वापस यही आ जाएगा। और दोस्तों 3 एकम 3 3 3 9 वापस यही आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस स्थिति में ये गड़बड़ थी कि यहाँ 3 बैठा था, यहाँ 4, जबकि इस स्थिति में दोस्तों 4 और 8 यहाँ पे 12 बैठे, 3 और 9 दोस्तों यहाँ पे 12। तो ये स्थिति सही है कि इस गिलास, ये अब बात माना जा सकता है कि गिलास क्या है दोस्तों, बराबर है। गिलास क्या है दोस्तों, बराबर है, तो उनमें मात्रा समान है, 12 यूनिट इसमें 12 यूनिट इसमें। तो दोनों मिश्रणों को एक टब में उलट दिया। अब दोस्तों इन्हें उलट देंगे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो दोस्तों अगर उलट दिया तो 4 यूनिट इसमें और 3 यूनिट इसमें, तो दूध कितना हो जाएगा 7 यूनिट, और दोस्तों 8 यूनिट इसमें और 9 यूनिट इसमें, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 17 यूनिट। इस तरीके से दोस्तों 7:17 जो होगा आपका आंसर होगा, जो कि कहाँ है दोस्तों, बी ऑप्शन में। तो कितना आसान है दोस्तों चीज़ों को समझना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और कितना प्यारा सा सवाल है दोस्तों, देखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान और सरलता से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कहा 3 बराबर गिलास। अब देखिए दोस्तों, लगातार जितने भी सवाल में ऐसा हुआ कि बराबर मात्रा बताई गई, चाहे वो गिलासों के माध्यम से बताई गई है। दोस्तों 3 बराबर गिलास बताने का भी मतलब क्या है कि तीनों की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। बराबर गिलास का मतलब क्या है, उसमें जो भी चीज़ें घली हैं वो दोस्तों क्या होंगी, मात्रा में उनकी समान होगी। दोस्तों मात्रा समान है, और दोस्तों आप समझ रहे हैं कि जिनमें मात्रा समान है हम यूनिट को यहाँ पे जोड़ के, जैसे 3 और 4 7 होंगे, 5 4 9 होंगे, वहाँ 5 6 11 होंगे। दोस्तों यहाँ पे भी 7 और 9 और जो 11 अलग अलग है उन्हें समान करेंगे, है ना दोस्तों। हर सवाल में ऐसे ही कर रहे हैं कि दोस्तों जब 3 बराबर मात्राओं की चीज़ों को, या गिलास हो या कोई भी चीज़, मात्राओं को हमें एक जगह, देखिए कहा ना, तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक बाल्टी में उलट दिया गया, तो नए मिश्रण में जो हम अनुपात निकालना चाहते हैं उसका तरीका बस केवल और केवल हमारे पास यही वाला हम मेथड दोस्तों लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं मेथड है, हो रहे हैं, लेकिन सबसे सरल आपको उम्मीद है ये लगेगा, क्योंकि समझ में भी आता है अच्छे से कि दोस्तों क्या कहा, 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण है। इनमें स्प्रिट तथा पानी की मात्राओं का निम्न अनुपात है। पहला गिलास ये, दूसरा ये, और तीसरा दोस्तों ये। दोस्तों लिख लीजिए, ठीक है। और किस किस के अनुपात की बात हो रही है, स्प्रिट की, और दोस्तों क्या, पानी। और दोस्तों पहला गिलास जो है आपका, पहला गिलास फर्स्ट गिलास में ये अनुपात दोस्तों 3:4 है। दोस्तों दूसरे में यह अनुपात कितना है दोस्तों, 4:5 है। और दोस्तों तीसरे गिलास में यह अनुपात कितना है दोस्तों, 5:6 है। दोस्तों फिर से वही बात खटकती है दिमाग में कि 3 बराबर गिलास है तो मात्राएं समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जोड़ के देखें तो टोटल 7 अनुपात बैठते हैं, 7 यूनिट बैठते हैं, 5 और 4 9 बैठते हैं, जो कि 6 और 5 11। दोस्तों अगर हम इसी अवस्था में इनको मिला देख जहाँ, तो अनुपात सही आएगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 3 बराबर गिलास हैं, जबकि इनमें तो इसमें से टोटल 7 यूनिट है, इसमें 9 यूनिट है, इसमें 11 यूनिट। दोस्तों यूनिटों की संख्या देखिए अलग अलग है यहाँ पे, है ना। ये समान होनी चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि 3 बराबर गिलास होंगे, और तभी उन्हें एक जगह मिलाने पे जो अनुपात आएगा रिजल्टेंट, वो बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस बार 3 चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ 7 है, 9 है, 11 है, और ये सभी अभाज्य संख्या है। दोस्तों 7 9 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए 9 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा, और दोस्तों 11 के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा। कुल मिला के दोस्तों इस 7 में आप 9 और 11 की गुणा करेंगे, और दोस्तों 9 में क्या करेंगे आप 7 की, और दोस्तों किसकी, 11 की गुणा करेंगे, 2 नंबरों की दोस्तों। और दोस्तों 11 में आप क्या करेंगे, 7 की और 9 की गुणा करेंगे, इस तरीके से। दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे तो 11 9 99 की गुणा होनी चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कितनी, 11 7 77 की गुणा होनी चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे कितना, 7 9 63 की गुणा होनी चाहिए। इन संख्याओं की यहाँ पे क्या होनी चाहिए दोस्तों, गुणा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 7 गुणा 9 गुणा 11 तो इक्वल ही आएगा, 9 7 गुणा 11 के, और 11 गुणा 7 गुणा 9 के, इस बराबर होगा। तो दोस्तों 7 में हम इन दो संख्याओं की 9 और 11 की गुणा करेंगे, तो ये भी संख्या वही आएगा, और 9 में दोस्तों ये तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इसलिए हमने बाद के 2 को यहाँ पे गुणा करके आपको बताया कि किससे वास्तव में गुणा होनी है, क्योंकि 7 तो देखिए 3 और 4 तो 7 तो है ही, 5 और 4 9 तो है ही, और 6 5 11 तो है ही। तो यहाँ पे 9 और 11 यानी कि 99 की, और 7 और गुणा 11 77 की, और दोस्तों 7 9 63 की हम गुणा करेंगे, और ये गुणा करने के बाद जो वहाँ आएगा उसे सीधे सीधे जोड़ देंगे, और स्प्लिट के नीचे दोस्तों स्प्लिट का आंसर, पानी के नीचे पानी का आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि स्प्लिट की बात करेंगे हम, और किसकी दोस्तों, पानी की। चलिए दोस्तों करते हैं ये गुणा। दोस्तों देखिए 99 3 करने से बेहतर है कि हमें 3 की और 99 गुणा तो करनी है, 3 का पढ़ लेते हैं, 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 297। दोस्तों देखिए 4 की गुणा कर लेते हैं, 4 9 36, 4 9 36 और 3 39 हो जाएंगे दोस्तों 396। दोस्तों देखिए 4 और 77 की गुणा करनी है, तो 4 7 28, 4 7 28, तो दोस्तों 308 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5 5 7 35, और 5 से 35 और 3 दोस्तों 38, यानी कि 385 हो जाएगा। दोस्तों 5 कितना होगा, 5 3 15 होगा दोस्तों, है ना।
5 तिये 15, 63 की गुणा कर रहे हैं दोस्तों, 5 तिये 15 और दोस्तों 5 छंग 30 और 1 31 हो जाएगा 315 और दोस्तों 6 की गुणा करेंगे तो 6 तिये 18 और दोस्तों 6 छंग 36 और 1 कितना 37। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप करके देख लें इस तरीके से कि 99 गुणा 3 में करिए 297 में आएगा, 99 गुणा 4 में करिए तो 396 में आएगा, दोस्तों 77 की गुणा 4 में करिए 308 आएगा, 77 की 5 में करिए 385, इसी तरीके से 63 की 5 में करिएगा 315 और 63 की 6 में करिएगा। इस तरीके से हमने कर लिया। अगर आप दोस्तों इनको जोड़ेंगे आप यहाँ पे देखिएगा हर जगह इक्वल स्थिति बनेगी और दोस्तों इस तरीके से हम कह सकेंगे कि 3 गिलास बराबर गिलास है, उनकी मात्राएं समान होंगी। अब इस अनुपात को सीधे जोड़ सकते हैं और स्प्लिट के सामने जो नीचे जुड़ेगा दोस्तों स्प्लिट का आंसर आएगा और यहाँ पे पानी का जोड़िए दोस्तों 8 7 15 और 5 कितने दोस्तों 20 और दोस्तों 9 और 1 10 और 2 12 हुए और दोस्तों यहाँ पे कितने हो गए 9, तो दोस्तों 920 दोस्तों एक ऑप्शन में है बी में आंसर हो जाएगा आराम से। 6 5 11 और 8 कितना दोस्तों 19 और दोस्तों 18 और 7 25 और दोस्तों यहाँ पे 3 3 और 2 11, तो दोस्तों 11 59 हो गए। तो दोस्तों कौन सा आंसर है, बड़े आराम से समझ में आ रहा है बी। तो देखिए दोस्तों कितना सरल है, जोड़ा और यहाँ पे गुणा की और जोड़ दिया सीधे आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल है दोस्तों। क्या कहा, 3 कारों की चालों का अनुपात, 3 कारों की चालों का अनुपात दोस्तों क्या बताया है 3:4:5 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इनके लिए गए समय, दोस्तों समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों चालों का अनुपात दिया है यहाँ पे और समय का अनुपात आपसे पूछा है। दोस्तों बड़ा सहज, अगर आपको ये पता है कि जो चाल होती है और जो समय होता है दोस्तों वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जितनी चाल बढ़ाई गई दोस्तों, मान लीजिए आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं और मान लीजिए आपको 60 किलोमीटर जाना है तो दोस्तों 1 घंटा लगेगा। जबकि दोस्तों 30 किलोमीटर अगर आप की चाल से जाएंगे तो वहीं पर आपको 2 घंटे लग जाएंगे। दूरी वही है 60, अगर 60 की स्पीड से गए तो 1 घंटा लगा दोस्तों, 30 की स्पीड से गए तो 2 घंटे। अगर इनका अनुपात लें दोस्तों, देखिए बताओ 30 दूनी 60, 30 से कम 30, तो अगर दोस्तों यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप, अगर यहाँ चाल का अनुपात 2:1 है तो समय कितना आया 1:2 आया है। दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं आपको जाने में 2 घंटे लगते हैं, कहीं 1 घंटे। तो दोस्तों चाल क्या हो सकती है, इनका एलसीएम ले 2 करें, 2 से भाग करें, 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 दूनी 2। तो देखिए दोस्तों उल्टा आता है। अगर आपने थोड़ी सी ये चीज़ें समझी हैं और अगर यहाँ पे अभी भी नहीं समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो याद रखें कि दोस्तों चाल और समय एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से आपको दे सवाल कि बताइए कि चालों का अनुपात 2:1 है तो समय का आप डायरेक्टली 1:2 बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सवाल में क्या कहा है कि यहाँ पे 3 आंकड़े हैं, 3:4 अनुपात कितना दोस्तों 5, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज दी गई हैं। जबकि दोस्तों अभी मैंने आपको 2 के बारे में बताया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, चाल के लिए अनुपात 3:4:5 इस तरीके से दिया है और दोस्तों हमें बताना है किसका, समय का। दोस्तों अगर ये 2 ही होते, 3:4 ही होता तो 4:3 आंसर हो जाता। लेकिन दोस्तों अगर 2 ही हैं, जैसे मान लीजिए 3:4 हैं दोस्तों, या तो 4:3 डायरेक्ट लिख दें या दोस्तों दरअसल 1/3 और 1/4 कर सकते हैं, जिससे 4 इधर गया और दोस्तों 3 इधर गया। इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों उल्टा लिख के भी अगर कैलकुलेशन करें तो उससे भी आंसर क्या आता है, सही आता है। तो दोस्तों 3 में वही काम करना है कि भाई चाल और समय और एक दूसरे के क्या उल्टे हैं, इसलिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे समय के लिए 1/3 लिख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों 1/4 लिख लीजिए और दोस्तों यहाँ पे कितना 1/5 लिख लीजिए। दोस्तों ये किसका हो जाएगा, समय का अनुपात, अगर ये किसका है, चाल का। और इसे आपको सीधे है ना सरल रूप में करने पे दोस्तों आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों क्या तरीका बताया इस तरीके से कि एलसीएम ले लीजिए, 3 चौक 12 पंजे कितना दोस्तों 60, तो एलसीएम कितना बैठ रहा है 60 बैठ रहा है दोस्तों। अब देखिए 3 से अगर भाग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ऑब्वियसली 20 आएगा। 4 से काट देंगे तो 15 चौके 60 आएंगे और 5 से 12 पंजे 60। दोस्तों ये आंसर आ चुका है आपका। या फिर मैंने कहा है दोस्तों 60 से ना जो भी एलसीएम उससे गुणा कर दिया करो और गुणा करने के से सोल्व कर दिया करें, जैसे 20 थी 60 तो दोस्तों 20 आया है ना। यहाँ पे कितना दोस्तों 15 चौके 60 और दोस्तों 12 पंजे 60, तो दोस्तों 20:15:12। ये तो दोस्तों एलसीएम को डायरेक्ट गुणा भाग कर लिया करें और आंसर आ जाता है, या फिर यहाँ पे सोल्व करके पूरा देख लिया करें, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आ ही चुका है दोस्तों 20:15:12 जो कि डी ऑप्शन में है। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें क्लियर हैं। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। दोस्तों गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। दोस्तों एक डब्बा है कोई, है ना, गत्ते का, और उसमें 12 शीशे हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उम्मीद है दोस्तों ये 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ दोस्तों ये 12 शीशे इस तरीके से।
इस डिब्बे को पटक देने पर, दोस्तों ये डब्बा है और पटक दिया इसको, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए। अब देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, टूटे और बिना टूटे। दोस्तों देखो क्या क्या संभावना है। मान लीजिए एक शीशा टूट जाए और दोस्तों 9 ना टूटे, या दोस्तों कितने 2 शीशे टूट जाए और दोस्तों कितने बचे बाकी 12 है ना टोटल दोस्तों, तो 10 है ना दोस्तों, 10 बचेंगे। दोस्तों 3 शीशे टूट जाए तो दोस्तों कितने बचेंगे, 9 बचेंगे ना, 9 से देखिए। अच्छा दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ है क्या, यहाँ पे 11 आना चाहिए है ना, 12 होने, 1 और 11 12 हो गए, 2 और 10 कितने हो गए 12, 3 और 9 12 हो गए दोस्तों। हो सकता है दोस्तों 4 टूट जाएं और दोस्तों कितने बचे है ना, 12 में से 4 जाके 8 ना टूटे। दोस्तों इसी तरीके से 5 टूट जाएं दोस्तों, 7 और 5 12, 7 ना टूटे दोस्तों। और क्या हो सकता है, 6 टूट जाए 6 ना टूटे दोस्तों, 7 टूट जाएं और दोस्तों कितने बचेंगे 7 और 5 12, इस तरीके से हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है आगे, 8 टूट जाएं और दोस्तों कितने ना टूटे 4 ना टूटे। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, 9 टूट जाएं और दोस्तों कितने 3 ना टूटे। इसके अलावा दोस्तों 10 टूट जाएं 2 ना टूटे। इसके अलावा दोस्तों 11 टूट जाएं 1 ना टूटे। ऐसी इतनी सारी संभावना है दोस्तों, ठीक है। मैं अभी ये समझ रहे हैं दोस्तों, है ना, ठीक है, जिससे कि आंसर 1 सेकंड में आ जाए। दोस्तों देखिए अगर हम इस प्रकार की बात करें तो 1 और 11 दोस्तों इनका टोटल कितना बैठ रहा है 12, जो कि टोटल शीशों का क्या है गुणांक है 12 एकम 12। अगर दोस्तों 2 और 10 को सोल्व भी कर ले तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये अगर सरल रूप भी है दोस्तों तो 1 और 5 कितना है 6। ये जो दोस्तों अब भी इनका योग जो है 12 का क्या है गुणांक है दोस्तों। ऐसी स्थिति है कि अभी भी 6 जो है 12 का जो टोटल शीशे है उसका गुणांक है, अनुपात कुल योग दोस्तों इसका गुणांक बना हुआ है। 3 और 9 की बात करें दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 3 9 तो 1:3। तो दोस्तों ये हो सकता है अनुपात, ये नहीं दोस्तों। हम क्या करें कि टोटल योग कितना है 4 और 4 3 12, इसका मतलब 3 से काट के ये अनुपात बनाया हुआ है, क्योंकि इसका तो मल्टीपल है, यानी कि ये भी अनुपात हो सकता है दोस्तों। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 को अगर सोल्व करें तो टोटल कितना है 3 है। तो दोस्तों ये भी इसका क्या है मल्टीपल है, इसलिए ये भी क्या हो सकता है अनुपात हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो देखिए इन्होंने कहा कि शीशे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता। दोस्तों 2 अनुपात है कि किससे बन जा रहा है 8:4 से, है ना दोस्तों। कैसे काट दे 4 दूनी 8 और दोस्तों 4 एकम 4। और दोस्तों हमें ये सारा चीज़ें करके देखनी पड़ेगी क्या, नहीं दोस्तों। देखिए हमने समझा कि 2:1 टोटल कितना है 3 है, और क्या इनका अनुपात योग 3 क्या इस 12 का गुणांक है 3 चौक 12। यानी कि दोस्तों अगर इसमें 4 से वापस गुणा कर लें तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 अर्थात टोटल 12 शीशे बैठ जाएंगे। इसका मतलब 8 टूट गए 4 नहीं टूटे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बस देखना ये था कि 3 चौक 12 इसका गुणांक है कि नहीं। तो अगर जितनी बार कट रहा है उससे गुणा करें तो वापस सही स्थिति भी आ सकती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है 3 और 1 कितना दोस्तों 4। अब देखिए दोस्तों 4 3 12, यानी कि 3 12 का गुणांक है ये 4, कितनी बार जा रहा है 3 बार। अगर आप 3 से गुणा करें 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी कि दोस्तों 9 टूटे और 3 ना टूटे, ये भी स्थिति संभव है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटल जो है उसका गुणांक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 7 और 5 12, दोस्तों 12 जो है 12 एकम 12 उसका गुणांक है, और दोस्तों देखिए ये भी इसकी स्थिति है। लेकिन दोस्तों 3 और 2 5, क्या ये स्थिति बन रही है कहीं कहीं पे भी अनुपातिक योग 5, क्योंकि 5 12 का मल्टीपल नहीं है दोस्तों। टोटल यहाँ पे अनुपात कि 3 टूटे 2 ना टूटे, किस स्थिति से आप 12 तोड़ोगे यहाँ पे दोस्तों। 10 बन सकते थे अगर 10 होता वहाँ पे, है ना, 15 हो सकते थे, क्योंकि 5 जो है दोस्तों वो 10 5 दूनी 10 हो सकता है, 5 15 5 20। लेकिन दोस्तों ये 5 जो है अनुपात का योग वो 12 का गुणांक ही नहीं है। तो ये वाला अनुपात दोस्तों 12 के हिस्से करने पे कि 1 11 2 10 इस तरीके से कहीं नहीं बना है किसी भी स्थिति में। तो दोस्तों ऐसे सवाल को बड़ी ही आसानी से कैसे समझते हैं हम, आपको समझ में आई होगी बात कि कहे कि 12 शीशे हैं और बिना टूटे और टूटे हुए कौन से हो सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों क्या करिए अनुपात को जोड़ के देख लीजिए। जिन अनुपात का योग है ना टोटल शीशे यानी कि 12 का गुणांक है दोस्तों 3 चौक 12 4 3 12 12 एकम 12, तो दोस्तों ये तो क्या है संभव है। और दोस्तों कहा कौन सा संभव नहीं हो सकता, तो ये संभव नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। और यही पूछा कि कौन सा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या है दोस्तों यही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई।